नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विक्रम सिंह, डीजीपी यूपी। इस वक्त कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिनके ऊपर क्रैकडाउन होना बहुत जबरदस्त तरीके से शुरू हो गया है, चाहे वो कन्याकुमारी हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे असम हो या इधर गुजरात हो। चारों तरफ क्रैकडाउन एक चुन चुन कर किया जा रहा है। हजार लोगों को बांग्लादेशी रोहिंग्यास मिलाकर गुजरात की पुलिस ने पकड़ा और पूरा परेड करते हुए, ऐसे ना रस्सी से बांध के परेड करते हुए उनकी जो वीडियो वायरल हुई है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सर, ये क्रैकडाउन का जो मुझे सबसे बड़ा पॉइंट नजर आता है और हम वहीं से शुरूंगी, ये जो 5 लाख का जो फिगर आ रहा है सर, ओवर टू यू सर। नमस्कार गायत्री जी। ये जिन बिंदुओं के ऊपर आपने अभी वार्ता के बारे में शुरू की है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधे जुड़े हुए प्रश्न हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि हमारी ऐसी क्या मजबूरी है कि हम जानबूझ करके हम एक साधु के बारे में कहा था कि बिच्छू जा रहा है और साधु ने बिच्छू अपने हाथ में लेके बिच्छू ने डस लिया, फिर भी साधु महाराज बिच्छू को बचाने लगे। साधु महाराज और देश की भावनाओं में एक अंतर होना चाहिए। जो हमारे हित का नहीं, उसको हमको आलिंगन करने की जरूरत नहीं। इसके बारे में हरिओम पवार ने लिखा है, ऐसा तुष्टीकरण सरासर वोट मोह की महिमा है। घुसपैठी को वोटर बनाना देशद्रोह की घटना है। ये देशद्रोह की घटना है। आपने 5 लाख का फिगर दिया, आपने मुंबई का फिगर दिया, सूरत का फिगर दिया, जिस तरीके से इनको बांध करके, तो ये काम हम क्या प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब हमारे यहाँ दस्तक, जब दुश्मन घर के अंदर आ जाए हम तब कार्रवाई करें? ये कार्रवाई अब हम थोड़ी बात कर ले। अभी तक हमने हर चीज में प्रशंसा की है, अब मैं कुछ आलोचनात्मक बातें कर रहा हूं। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, नहीं किया। दूसरी चीज, हमने बांग्लादेशी कितने हैं, 2.5 करोड़ के करीब बताए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की पूरी जनसंख्या 2 करोड़ 70 लाख है। और यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? पूरी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या को हम अपने यहाँ पाल रहे हैं, जो कि 1 रुपया न टैक्स देते हैं, न किसी तरह का कि देश के विकास में योगदान देते हैं। और यही नहीं कि जो पाकिस्तानी लड़कियां विवाह करके आती हैं, बच्चे पैदा करने भारत में आती हैं और उनको भारत का नागरिक बना करके, ये इसी को कहते हैं जनसंख्या जिहाद। और सारी सुविधाएं आपकी जो सरकार की है, आयुष्मान भारत और तमाम बहना योजना, तमाम ये सब सरकारी सुविधाएं उठाते हैं चिकित्सा की, ये भरपूर सुविधा उठाना, ये भी एक रणनीति के तहत गायत्री जी ये हो रहा है। और पाकिस्तान प्रेम तो देख लीजिए। अभी पता लगा है कि सांता क्रूज में एक आदमी पाकिस्तान का झंडा बनाता है, क्योंकि मौका चले तो हम आप ही पाकिस्तान का झंडा जरूर जलाएंगे विरोध में। वहां पर मालूम पड़ा कि सांता क्रूज में कुछ लोगों ने उसकी जो है पिटाई कर दी। कर्नाटक में लोगों ने पाकिस्तान का झंडा सड़क पे चिपकाया और वहां पर जाकर के महिलाओं ने जाकर के उन इतना प्रेम प्रस्फुटित हुआ उन महिलाओं का कि न सिर्फ उन्होंने आपत्ति की, बल्कि उस पाकिस्तान के झंडे को निकाल करके निकालने लगी कि लोगों के हम पवित्र चरण रज भारतीयों की उस पर पाकिस्तान के न हो जाए। मैं तो कहूंगी भारत की पवित्र चरण रज भी पाकिस्तान के ऐसे अपवित्र झंडे के लायक, उसको झंडा वो नहीं है। तो गायत्री जी, ये दो चार जो चीजें आपके सामने आ रही हैं, ये दिखा रही कि हवा किस तरफ बह रही है। ये आपने बिल्कुल सही चित्र निकाला कि सांता क्रूज में किसने मारा। और मैं जानना चाहूंगा कि जो कर्नाटक में घटना हुई थी, जो महिला जिनको पाकिस्तान का इतना प्रेम है, अभी सूचना विभाग और पुलिस विभाग पूरी तरीके से ये सुनिश्चित करे कि ये कौन लोग हैं जिनका पाकिस्तान प्रेम है। आज तो सिर्फ झंडे को लेकर के ये गतिविधि हो रही है, और जिस दिन वाकई जरूरत पड़ेगी संघर्ष की स्थिति, तो ये तत्व किस तरफ खड़े होंगे गायत्री जी समझ लीजिए। अपनी हिफाजत का इंतजाम सबको करने का समय आ गया है। पाकिस्तान के झंडे को लेकर के तो जो वफादारी का आलम दिख रहा है, आप किसी से छुपा नहीं है। मुझे घोर आपत्ति है, रहते हो भारत में और पाकिस्तान का झंडा जलाने पर तुम्हारे अंदर ऐसी पीड़ा हुई कि तुमने उसके ऊपर हाथ छोड़ दिया। पुलिस बहरहाल इनको चिन्हित करे, इनको भेजे जेल। सर, 15 जस्ट मैं वो पॉइंट था, 15 लोगों को अरेस्ट किया गया अभी जब आपने और मैंने बात करना शुरू किया, उससे कुछ देर पहले की न्यूज है जी। ये तो आपने पहली डोज है। आप ये बताएंगे हमें, इनसे कहिए इनके ऊपर लगाए रासुका, इनके ऊपर लगाए कठोर धाराएं, जिससे कि हाथ के हाथ इनकी जमानत ना हो। इनकी हिम्मत कैसे हुई? पाकिस्तान के झंडे का इतना प्रेम तुम्हारे, तो पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते हो? क्यों यहाँ पर बैठ के मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हो? रहो भारत में और गुनगान को पाकिस्तान के। ये चीज चलने वाली नहीं गात्री जी। ये एक स्लाइड सामने आई है कि जो चरमपंथियों के मददगार हैं और लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हरकतुल मुजाहिदीन,
अभी तो ये 3 ही नाम सामने आए हैं, लेकिन और भी तमाम चरमपंथी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आपके तुख्तारन मिल्लत है और आईएसआईएस है, उसके तमाम समर्थक आपको मिल जाएँगे। और ये ज़रूरी है कि जो चरमपंथियों के बारे में जो अंतिम लाइन है, हमारे यहाँ ऐसे भी नेताओं की कमी नहीं है, जो कुछ नेता ऐसी विद्वतापूर्ण बातें करते हैं कि मुझे तो तरस आता है, घृणा भी होती है और आक्रोश भी होता है कि चरमपंथियों की कोई बिरादरी नहीं होती। टेररिज्म हैज़ नो रिलिजन। ने कहा कि नहीं, 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 नहीं। एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए हैं, उनका ये विद्वतापूर्ण वक्तव्य है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बारे में हम लोगों को जो है गलत बयानी कर रहे हैं। और तुष्टीकरण की इंतहा वहां पहुंच जाती है जब आप गायत्री जी ये देखती हैं कि वो कहते हैं कि शासन प्रशासन की चूक है। मतलब वो हत्याकांड शासन प्रशासन की चूक है। उस हत्याकांड में दरअसल उन पर्यटकों की चूक है जो वहां पहलगाम चले गए थे। इससे ज्यादा तुष्टीकरण की मिसाल ढूंढना मुश्किल है। अभी आपने जो राष्ट्रीय जी आप कुछ कह रहे थे। सर, मैं यहाँ पे एक, अगर आप देखें ये जो महिलाएँ हैं, मैं ये महिलाओं वाला पॉइंट लेकर आना चाहूँगी। ये जो महिलाएँ हैं, अभी जब आप बात कर रहे थे और बात करते-करते मुझे एक चीज़ स्ट्राइक की, ये जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब बॉर्डर, पूरा बॉर्डर पे आप देख लीजिए, जो अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स आ रही हैं, तकरीबन 85,000 वुमेन इन पंजाब आर मैरिड टू द पाकिस्तानी मेन। कल जब ये होगा, कुछ अटैक होगा, तो इनकी तो हमें पता है लॉयल्टी कहाँ होगी, बताने की भी ज़रूरत नहीं है। वो फिर उसके बाद दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली, नूह वाला एरिया, फिर दिल्ली, दिल्ली से यूपी, यूपी से बिहार। तो एक प्रॉपर बेल्ट टाइप में हो रहा है, ईस्ट टू वेस्ट बेल्ट टाइप में। ये एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में इन महिलाओं को जानबूझकर यहाँ बसाया जा रहा है। क्यों नहीं? जी सर। आईएसआई की सोची समझी रणनीति के तहत, एक रोड मैप के तहत इन्होंने जिस तरीके का पॉपुलेशन जनसंख्या जिहाद किया, आप देखें कि नेपाल में जहां पर एक भी इस तरीके के पूजा स्थल या नहीं हुआ करते थे, आज वहां पर हजारों की तादाद में मदरसे और मस्जिद बन चुके हैं। आसाम में जहां लोग बताते हैं, एक हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, आईएएस नाम लेना ठीक नहीं है, उन्होंने कहा था जहां पे मैं रहता हूं आसाम में, वहां पर एक भी नहीं हुआ करते थे जब मैं शिशु था। आज वहां पर यही सिर्फ दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर हम क्या सो रहे हैं? ये अननेचुरल ग्रोथ जब पूजा स्थलों की, मदरसों की हुई, हम तब क्यों नहीं जागे? आज जब पहलगाम की घटना हुई, कम से कम इसने हमें झकझोर दिया है। झकझोरने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि जो कार्रवाई हो रही है, सूरत में हो रही है, गुजरात में हो रही है, मुंबई में हो रही है, दिल्ली में हो रही है, ये पहले क्यों नहीं हुई? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आप इनकी कार्रवाई में आप क्या करेंगे? 3 दिन बाद जमानत कर देंगे? या इनका कोई मुस्तकिल इलाज करेंगे कि आप इनके निष्कासन में तो कुछ समय लगेगा, लेकिन जब तक निष्कासन नहीं होता है, तो इतना तो कर ही दीजिए कि हर नाजायज बांग्लादेशी के ऊपर आप इनाम की घोषणा कर दीजिए, जो इनके बारे में पता बताएगा, उसको सरकार नगद धनराशि देगी और नाम गोपनीय रखेगी। कम से कम इतना तो हो जाएगा कि मान लीजिए 2.5 करोड़ अगर हैं, आपने हर बांग्लादेशी के ऊपर 1,000 रुपए इनाम रखा, आप मान के चलिए कि कुछ करोड़ में बहुत जल्दी ये सब चिन्हित हो जाएंगे, इनकी वोटर्स आईडी हो जाएंगे निरस्त, आधार कार्ड हो जाएगा निरस्त। लेकिन अगर सरकार इसके ऊपर पहल करे, क्योंकि जहां सरकार कहेगी हम ये करेंगे, वहां 3-4 स्टेट ऐसे कि नहीं, ये हमारी अमानत है, ये हमारी अमानत है, हमारे जीते जी इनकी तरफ आंख उठाने का तुमने हिम्मत कैसे किया? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, तुमने इधर आंख उठा के देखा? आप समझ रही होंगी। आज शुरू हो जाइए जहां से जो इनके बहुत बड़े पैरोकार हैं, कि वो आपकी हिम्मत कैसे हो रही है। और अभी तो असम के मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा अच्छा काम बताया कि वहां पर जो कांग्रेस आई के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बड़े अच्छे परिवार के हों, के हैं वो, उनके पिताजी बड़े यशस्वी मुख्यमंत्री थे, असम के कई वर्षों तक रहे। तो गौरव गोगोई जी के बारे में लिखा कि उनकी पत्नी जो है, उनकी पत्नी के बड़े संदिग्ध लिंक्स हैं चरमपंथियों से, ऐसे एनजीओ से जो कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं। पाकिस्तान नियमित रूप से जाते हैं। और हेमंत बिश्व शर्मा जी ने ये बिंदु उठाया कि आप ये बताइए कि आप कितनी बार पाकिस्तान गए हैं? आपकी पत्नी कितनी बार पाकिस्तान गई है? आपके बच्चों की नागरिकता क्या है? ये तमाम वो प्रश्न है जिसका जवाब देना इनके लिए बहुत आवश्यक है। और इनके जवाबों के अभाव में शक की सुई नहीं, पूरा शक आपके ऊपर जाता है। आप साफगोई से जवाब दीजिए कि आपकी श्रीमती जी, क्या जॉर्ज सोरस के संबंधित जो एनजीओज हैं, क्या उनके पेरोल में आप हैं या नहीं है?
मेरा ये भी परामर्श होगा, मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए हेमंत बिश्व शर्मा जी बहुत गरिमापूर्ण और देशभक्त मुख्यमंत्री जी हैं। मेरा उनको परामर्श होगा कि सीआईडी से कह दीजिए कि सब कुछ छोड़ करके एक एसआईटी बना करके इनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के ऊपर, फॉरेन विजिट्स के ऊपर, इनके पासपोर्ट को खंगाले, इनके वीजास को खंगाले। ये सुनिश्चित करें कि वो कितनी बार पाकिस्तान दोनों पति पत्नी गए हैं और क्यों गए हैं। अगर पाकिस्तान गए हैं तो जो फाइनेंशियल ट्रेल होता है, एक फाइनेंशियल फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए कि अगर जब आरोप मुख्यमंत्री जी लगा रहे हैं, जिसकी फॉरेंसिक जांच होनी ही चाहिए फाइनेंशियल्स की, और एक एक पाई पाई की अगर विदेश से पैसा आया है तो क्यों आया है, क्या उसकी जो है पूर्व अनुमति जो अनिवार्यता है वो आपने पूरी की है, नहीं की है तो उसके बाद आपकी क्या कार्रवाई है। आरोप तो गायत्री जी हम आप लगा सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी आरोप नहीं लगा सकते हैं। उनको जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसकी जांच होना जरूरी है, और जांच के बाद जैसे तथ्य प्रकाश में आते हैं तदनुसार गुण दोष के प्रतिशोध की भावना से नहीं, पूर्वाग्रह से कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन गुण दोष के आधार पर जो साक्ष्य मिले उसके आधार पर गायत्री जी कार्रवाई होनी ही चाहिए। क्योंकि ये जो डिस्टर्बिंग और स्पार्किंग चीजें आपको दिखाई पड़े, पाकिस्तान का झंडे का प्रेम, नाजायज घुसपैठियों की गिरफ्तारी, इसके अलावा जो एक कांग्रेस आई की एमपी है उनकी पत्नी का पाकिस्तान के से जो संबंध निकल के आ रहा है, जो महिलाएं जिनके बच्चे यहाँ पैदा हो रहे हैं भारत में, तो क्या नागरिकता बढ़ा करके आप भारत की जनसंख्या बढ़ा रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि जो भारत में जो डिलीवरी कॉस्ट नहीं होगा, जीरो कॉस्ट पे डिलीवरी हो जाएगी, या जन धन योजना जो है, और जो कन्या सुयोजना है, उसके आधार पर आप अपने खाते खुलवा लें। तो मेरा यही परामर्श होगा, आधार कार्ड कैंसिल, वोटर्स आईडी कैंसिल, बैंक अकाउंट निरस्त, किसी तरह की कोई सरकारी सुविधा न दी जाए, क्योंकि ये सरकारी सुविधा हमारे नागरिकों के लिए है, जो टैक्स पेयर हैं, जो करदाता हैं, या करदाता के माध्यम से भारतीय नागरिकों के लिए है। भले ही वो बीपीएल के लिए हो, ईडब्ल्यूएस के हो, लेकिन देशद्रोहियों के लिए ये पैसा नहीं है। गायत्री जी। सर, जब से ये पंजाब वाली न्यूज़ आई है, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू में हमें पता ही था, जम्मू देखें, पंजाब देखें, मेवात देखें, ऐसा लग रहा है कि ये महिलाओं को जानबूझकर वो जो गोडसे छोड़ गए थे अनडिवाइडेड प्लान, मतलब ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर पूरा बनाना, कुछ वैसी सी फीलिंग आ रही है इन महिलाओं को बसाने वाली। अच्छा, पॉइंट सर, पहला पॉइंट ये था। दूसरा, ये जो 1000 लोग पकड़े गए हैं कोम्बिंग ऑपरेशन में गुजरात में, 60-70% के जो आधार कार्ड हैं, ये सब वेस्ट बंगाल में बने हुए हैं। मुंबई में भी बांग्लादेशियों को पकड़ा जाना शुरू किया, तकरीबन 60-70 के आसपास पकड़े गए हैं। उत्तराखंड में भी कम से कम 180 मज़ारे, आई एम बीइंग करेक्ट अगेन, 180 मज़ार को तोड़ा गया है। ये ये कहाँ जा रहे हैं सर? ये महिलाओं वाला पॉइंट मुझे आज तक वी नेवर थॉट अबाउट इट, हमने सोचा नहीं था। ये महिलाएं वहां शादी करके बैठी हुई हैं, क्यों भारत में इन्हें मुसलमान नहीं मिले क्या? या उधर खून आपने बड़, ज्यादा साफ है? आपने बड़ी महत्वपूर्ण 3 बातें बताई हैं। इन महिलाओं का एक कॉरिडोर के तहत ये एक अननेचुरल डेवलपमेंट है, और मुझे उम्मीद थी कि आपसे पहले आईबी इसके ऊपर कार्य करता। लेकिन आईबी ने तो कहा कि ये तो पहलगाम हो गया, तब लोग जागे, जागने के बाद ये चीज जो है कटु सत्य सामने आ रहा है। आप पहले क्यों नहीं जागे? और क्या ये गायत्री जी का काम था कि देश के सामने ये कटु सत्य सामने पेश करें? लेकिन अब चूंकि कटु सत्य आ गया है, आईबी की जिम्मेदारी है एक एक को चिन्हित करें। कभी सीमा हैदर आ रही है, कभी ये आ रहा है, कोई वो आ रहा है, और अब ये तमाम बातें हैं। अब आपने ये बताया कि क्या कोई कॉरिडोर तैयार हो रहा है? आपने ये बताया उत्तराखंड में कुछ मज़ारें तोड़ी गई हैं, करीब 150 आपने बताया, 180 बताएं। मैं ये जानना चाहूंगा, ये बताया जाता है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी है, ये मज़ार नहीं है, ये कमांड सेंटर हैं। ऐसे नाजायज आने वाले जाने वाले लोगों को, इलीगल माइग्रेंट्स को कमांड सेंटर में कि इनको शरण दी जाए, इनका मार्गदर्शन किया जाए, धन उपलब्ध कराया जाए। तीसरी आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि इनके जो फर्जी पेपर्स हैं, उल्लेखनीय है, जिसमें आधार कार्ड है, इन आधार कार्ड की ओरिजिन पश्चिम बंगाल है, आपने बताया। अब ये बात उससे भी पहले आ गई कि ये आधार कार्ड और वोटर्स आईडी इनको बांग्लादेश में ही मिल जाते हैं और हमारे ही माफिया उपलब्ध करा देते हैं। फिर से सुनिए, या तो बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से आ रहा तो और भी ज्यादा शर्मनाक है, और ये विषय है एनआईए की जांच का, इन्वेस्टिगेशन का।
ये लोकल पुलिस नहीं कर सकती है। ये जो पूरा ताना-बाना आईएसआई का रोड मैप है, इसका अनावरण तभी होगा जब एक डिटेल्ड समग्र इंसाइसिव इन्वेस्टिगेशन एनआईए करे। डॉक्यूमेंटेशन से लेकर के ट्रांसपोर्टेशन, कमांड सेंटर में इनकी ब्रीफिंग और ट्रेनिंग। कमांड सेंटर ही वो हैं जिनको लोकल डायलेक्ट में करते हैं। कमांड सेंटर जो आपने नाजायज मज़ार बताए, दिखाई वो मज़ार पड़ते हैं, लेकिन दरअसल वो कमांड सेंटर्स हैं। वहाँ कमांड सेंटर्स में इनके जो मौलवी और जो इमाम होते हैं, वही इनकी जो है धनराशि की व्यवस्था करते हैं। इनको धनराशि कहाँ से आती है? इनका वही ज़कात का पैसा, और ये वो पैसा जो कि क्राउड फंडिंग से करते हैं। अच्छा, क्राउड फंडिंग पे हमें याद आया, तमाम तरह के ऐसे-ऐसे आपने देखा होगा कि पुलवामा घटना के बाद कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बैंक अकाउंट डेज़िग्नेट किया है कि आर्मी के मॉडर्नाइज़ेशन के लिए फंड्स की ज़रूरत है, आप इस फंड में डालें। मुझे तो लगता है कि ये भी पाकिस्तान वालों की चाल थी कि ऐसे फंड क्रिएट करके पैसा हमारा ही लूट लें, और हम लोग ऐसे अंधभक्त हैं, हम लोग ऐसे विश्वास करने वाले हैं कि किसी ने फ़ौज के नाम पर, देश के नाम पे माँगा, तो हम दिल खोल करके देते हैं। तो आपके चैनल से मेरा आह्वान होगा, किसी भी चैनल के माध्यम से दिए हुए डेज़िग्नेटेड बैंक अकाउंट पे कोई डोनेशन आप ऐसी छद्म संस्था को और चुट्टों को बिल्कुल ना दें। भावावेश में आकर के कोई काम ना करें। आपने देखा होगा कि 16 यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को भारत सरकार ने बैन किया। क्यों? हमारे ही पैसे से उगाही उनकी है यूट्यूबर्स पाकिस्तान के, और कंटेंट ऐसा है कि पैसा हिंदुस्तानी देते हैं। उनको ये साँप को दूध पिलाने का, हमने लगता है कि जो महारत हिंदुस्तानियों की है कि साँप को दूध कैसे पिलाएँ, अपना पेट काट करके, अपने बच्चों का दूध छीन करके साँपों को पिलाएँ, इसमें हम भारतीयों से ज़्यादा कोई ज़्यादा पारंगत नहीं होगा कि अपने परिवार और बच्चों का पेट काट करके हम उनको, साँपों को हम दूध पिला रहे हैं। एक और हैं बड़ी गायत्री, वो गायत्री काफ़ी मशहूर भी हो चुकी हैं, क्योंकि राजनैतिक गायत्री हैं। उनका एक आया कि मेरे पास अब चूँकि मुकदमा लिख गया है, शायद लखनऊ में, मेरे पास केवल ₹519 अब बचे हैं, और मेरे पास वकील करने को पैसा नहीं है। इतना उनका माताजी का कहना, माताजी को मैं क्या कह रहा हूँ क्योंकि व्यंग्यात्मक तरीके से कह रहा हूँ, उसको वैसे मत लीजिएगा। वो क्योंकि हैं बहुत छोटी उम्र में, लेकिन माताजी मैं केवल आदर सूचक कह रहा हूँ। माताजी ने कहा कि मेरे पास केवल ₹519 हैं, वकील करने को पैसा नहीं है, और मुझे कैसे मैं वकील करूँगी? तो इसके बारे में आप समझिए वो कौन है? बड़बोली एक वो हैं, कवयित्री, अपने कहती है मैं कवित्री वगैरह कुछ नहीं मानती, क्योंकि उसमें कोई प्रतिभा यूपी में महादेवी है। काबा वाली मैडम की बात हो रही है। आप तो यूपी में बहुत काबा। होशियार हैं, आप तो बहुत होशियार हैं। आपने तो उस बिल्कुल पे ऐसा 11 पकड़ जैसे। केसेस फाइल हुए हैं। शी इज हॉट इन न्यूज़ टुडे। 11 केसेस फाइल हुए हैं, एक नहीं। पाकिस्तान की और तारीफ होने में चाहिए, बहुत। और होने चाहिए। पाकिस्तान के जो कसीदे पढ़ रहे हैं, उनको एक इतना भारत सरकार क्यों नहीं करती है? इन लोगों को इकट्ठा करके पाकिस्तान भेजने की व्यवस्था कर दे, सिटीज़नशिप कर दे खत्म, पाकिस्तान में असाइलम ले ले जा करके। ऐसे लोगों को सिटीज़न रहने का क्या अर्थ है? ये हमें एक चीज़ ये बता दें। आप कसीदे पढ़ें, पाकिस्तान के झंडे से आप कलेजे से लगा लें, हमारे नागरिकों के ऊपर आप हाथ उठाएँ। ऐसे लोगों का भारत में रहने का कोई औचित्य नहीं है। या तो इनको पाकिस्तान भेजें नागरिकता खत्म करके, या फिर इनकी ऐसी दुर्गत कर दें कि ये जिंदगी से भी बेजार हो जाएं। नागरिकता तो बड़ी दूर की चीज है। या पुलिस कर सकती है, ऐसे लोगों का इलाज हो सकता है। ऐसे लोगों का इलाज करें जिन लोगों ने हमारे नागरिक के ऊपर हाथ उठाए, क्योंकि पाकिस्तान का झंडा, बड़ी पीड़ा हो रही है। और ये बात आज की नहीं है गायत्री जी। मैं जब बच्चा था, बात मैं आपको बता रहा हूँ 50-60 साल पुरानी, तब भी जब मैं कुछ लोगों के यहाँ जाता था वलीमे में, तो वहां पर एक शो होता था, गाना बजेगा, तो हर शादी में गाने बजते थे। आप कहते कौन कि चौदहवीं का चांद का गाना बजेगा या आरजू का बजेगा, लेकिन वो बजता था पाकिस्तानी फिल्मों का गाना, और एक गोश्त विशेष वो सर होता था। वो डिफाइंस उस जमाने की, लेकिन चोरी छुपे, पर्दे के पीछे। और चूंकि मैं वहां पहुंच गया बेमौके, मैंने सब सुन लिया और देख लिया, तो मुझे पता लग गया। तो ये डिफाइंस जो है पहले भी इक्का दुक्का, लेकिन तब चोरी छुपे होता था। अब जो जिस तरीके से बेशर्मी और बेहयाई के साथ हो रहा है, तो गायत्री जी ये चीज चिंता का विषय है। पाकिस्तान के झंडे से प्रेम है, पाकिस्तान का झंडा जलाने में अगर आपको दिक्कत हो रही है, तो ऐसा नहीं कि मैंने अपने टेन्योर में नहीं देखा, मैंने भी अपने टेन्योर में एक देखा था। 2 इंसिडेंट्स मैंने देखे थे, एक तो था वो गुरपतवंत सिंह पन्नू वाला, और एक मैंने इनका देखा था। तो मैंने बताइए क्या सजा दी थी? हमने एक सजा दी थी, देखिए हम लोग मानवाधिकार के बड़े पक्षधर हैं, और जिससे जो प्रेम है हम उससे अलग नहीं करते हैं, हम उससे अलग नहीं, हम उसको साथ चाहते हैं।
तो सबसे बड़े चौराहे पर इनको ले जाओ, एक स्टूल लगाओ बड़ा, स्टूल ऐसा कि कम से कम 501 किलोमीटर तक दिखाई पड़े यहाँ क्या हो रहा है। और इन हजरत को दो ये झंडा जो पाकिस्तान का है, अगर इतना प्रेम है तो इसको अपनी छाती से लगाओ, तो छाती से लगा लिया। तो अब इतना प्रेम है, चबा के खाओ। तो उन्होंने चबा के खाने की कोशिश की, अब कैसे खा सकते हैं कपड़े का झंडा। हमने कहा खाओगे कैसे, नहीं खाना पड़ेगा। जब इतना प्रेम है, तुमने इसको लगा करके, तुमने भी कोशिश की थी पाकिस्तान जिंदाबाद कहने की, और मेरे कार्य मैं मिला दूंगा मिट्टी में, किसी मुगालते में मत रहो। और जिस जहां पे हुआ था, आज तक लोग याद करते हैं कि चौराहे पर स्टूल पे खड़ा करके 3 घंटे का चबा के खाओ इस झंडे को, तुम इतना तुम्हें प्रेम है। और मैं देखता हूं तुम्हें कौन बचाने आता है, मैं देखता हूं तुम्हें कौन बचाने आता है। अगर पुलिस अपने पे आ जाए तो गायत्री जी, किसी की हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान की, मैं झंडे की सबकी इज्जत करता हूं, लेकिन तिरंगे के सामने कोई झंडा नहीं है। और पाकिस्तान का झंडा जलाने वाले को अगर वो जला रहा है, आपको अगर कोई आपत्ति, आप पुलिस शिकायत करें, लेकिन आप उसके ऊपर पिटाई करेंगे, आप तिरंगे को आग लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे, तो उसके परिणाम भोगने पड़ेंगे आपको। पर सर इसमें सिर्फ ये क्रैकडाउन बहुत जगह हुआ है, जैसे मुंबई की बात कर रहे हैं, हेमंत बिस्वा ने, आपने गोगोई का हमने बताया सर, गोगोई हेमंत बिस्वा ने कम से कम 15 सोशल मीडिया पे पोस्ट करने वाले पाकिस्तान के फेवर में उठा के सबको अंदर कर दिया। उसमें तो एक एमएलए साहब भी हैं जो अंदर ही हम्म, बैठे हुए हैं तब से। इस सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि आज की डेट में भारत का विपक्ष पाकिस्तान की तरह एक्ट कर रहा है, और ऐसा लग रहा है पाकिस्तान भारत के विपक्ष से सीख रहा है। आरजेडी की कल रात को कैंडल मार्च हुई, वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी के गढ़ में पाकिस्तान के झंडे फहराए जा रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लोग हताश हो गए हैं और ये खुद पाकिस्तान से मिलकर ये सब करवा रहे हैं, या ये इंजॉय कर रहे हैं कि अच्छा हुआ बीजेपी की सरकार में ये हुआ, अब मजे लो, अब परेशान करो। जी। ये क्या परेशान करेंगे, लेकिन पाकिस्तान परिस्थिति आज तक जो करने वाले थे वो मिट गए। जिन लोगों ने भगवा आतंकवाद का अलमबरदार हुए थे, वो सब खत्म हो गए। जिन लोगों ने कहा था उसामा जी, हाफिज जी, वो इतिहास तो छोड़िए, कूड़ेदान में चले गए। मैं इतिहास में नहीं, वो कूड़ेदान में चले गए। और इसी तरह से जो पाकिस्तान परिस्थिति दिखा रहे हैं, आप क्या समझते हैं, ये जागा हुआ भारत है, ये देख रहा है कि तुम 4 पैसे के फायदे के लिए किसके किसके जूते और चमकाओगे, ये देश देख रहा है। ये तुम्हारी अंतर आत्मा चूंकि बिल्कुल मर चुकी है, और चूंकि अंतरात्मा मर चुकी है, इसलिए तुम्हारे, वैसे भी इन खोटे सिक्कों से क्या उम्मीद कर सकता कोई। ये वो परिवार हैं, ये वो राजनेता है जिनको अपने परिवार के लिए भी ये नहीं है, ये इनकी स्वार्थ सिद्धि चले। अगर इनको पति पत्नी बैठे हों, और अगर एकदम से आग लग जाए कमरे में, तो ये अपनी पत्नी को नीचे गिरा के उसकी शरीर पे बैठ जाएंगे कि पत्नी जल जाए तो जल जाए, हम बच जाएं। मैं एक बहुत फूहड़ उपमा दे रहा हूं, लेकिन इनकी औकात मैंने देखी है। और ऐसे लोगों को, ये वो लोग हैं ना, इनकी स्वार्थ की इतनी पराकाष्ठा है। और रियल लाइफ में बता रहा हूं, ये वो लोग हैं, अगर कहीं आग लग जाए तो ये अपने बेटे और अपनी पत्नी की छाती पे पैर रख करके खड़े हो जाएंगे कि कुछ देर तो हमें कुछ सांसें मिल जाएंगी। ये वो है। ये ऐसे नीच लोगों की हम चर्चा क्यों करें, लेकिन हम आप करें न करें, देश को इसके बारे में नोट बना के चिन्हित करके इसका डोजियर तैयार रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही लोग हैं जो पाकिस्तान से हवाला से पैसा प्राप्त करते हैं, ऐसे ही लोग हैं जो क्राउड फंडिंग कराते हैं, ऐसे ही लोग हैं जो देशद्रोह का काम करते हैं। आम आदमी पार्टी से सर ऐसे ही स्टेटमेंट आया है। आम आदमी पार्टी ने फिर से भारत की सेना को क्वेश्चन कर लिया। सौरभ भारद्वाज बकायदा आकर क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब 2 दिन पहले की न्यूज है। आई डिड नॉट मिस इट, इट्स जस्ट दैट कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज थी। ये तो हमेशा से ही बोलते रहे, केजरीवाल हमेशा से ही क्वेश्चन करता रहा है। राहुल गांधी का सिमिलर हमने रिएक्शन देखा है। राहुल गांधी गए भी तो सिर्फ एक मुसलमान के घर गए, सैयद सैयद करके, जिसने 1-2 गोलियां खा ली थी। जो बाकी 26 को मारा उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इतना ये ज्यादा तो इन लोगों के फैमिलियर, अंदर घृणा है। जी। ये तो फैमिलियर लाइंस पे है गायत्री जी, हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये बेहद, ये जो बिहेवियर है, ये जो कॉन्डक्ट है, इसको कहते हैं ककून्ड इन सेल्फ इंटरेस्ट, कि अपने आत्मरक्षा, अपने को, अपनी व्यवस्था को और प्रशस्त करने के उद्देश्य से हमारे लखनऊ के जो बड़े राजनेता, लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी के जो अध्यक्ष जी हैं, वो, शिवम नाम है मृतक का, शिवम के घर पे नहीं गए, कि ये तर्क दिया कि मैं उसको जानता नहीं हूं। तो क्या हमारे यहाँ जो परंपरा रही है, कोई भी लाश जाती है तो जब हम पूछते हैं, भाई अपना आधार कार्ड परिचय पत्र दिखाओ, अगर हमारी जान पहचान होगी तब हम प्रणाम करेंगे, अन्यथा हम प्रणाम नहीं करेंगे। गायत्री जी, किसी की भी लाश हो,
हम लोग बहुत सर झुका के बड़े अदब से उसको प्रणाम करते हैं। हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, ईसाई की हो, सिख की हो, हम लोग प्रणाम करते हैं। लेकिन दर्द का रिश्ता तो एक सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। दर्द का रिश्ता तो ऐसा है, जानने की जरूरत नहीं है। क्या योगी जी का रिश्तेदार था वो? लेकिन योगी जी ने अपना तो दिखा करके योगी जी वहां गए। ये योगी जी ने जो वहां पर सांत्वना दी और बाहर आकर के जो मैं समझता हूं 2 आंसू बहा दिए, उन 2 अमूल्य अश्रु बिंदुओं ने बहुत कुछ कह दिया योगी जी और उनके व्यक्तित्व के बारे में। उनके विराट व्यक्तित्व के बारे में बहुत प्रकाश डाला इन 2 पानी की बूंदों ने। अब दूसरे पक्ष आप देख लीजिए, वहां जाने पे लाभ थोड़ी, हाँ तो हानि होगी। कई लाख वोट घट जाएंगे और कई लाख वोट घटने का मतलब 5-7 सीट कम हो जाएंगी। तो ऐसी जगह जाने की आवश्यकता क्या है जहां लाभ के स्थान पे हानि दिखाई पड़ रही है? क्योंकि यहां पर तुष्टीकरण अपनी चरम सीमा पर है। औचित्य छोड़ दीजिए, संस्कार छोड़ दीजिए, वहां शुद्ध लाभ की बात कीजिए। गायत्री जी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले याद रखिएगा, ये जो महिलाएं हैं ना, ये बुरके में, नथिंग अगेंस्ट अबाउट द इंडियन मुस्लिम। पहली बात तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है भारतीय मुसलमान आदमियों के साथ। इतने भी लायक नहीं निकले कि तुम्हारी लेडीज तुमसे निकाह करें। पाकिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ कर ला रही है, उनके अंदर सोने चांदी लगे हुए हैं क्या? क्यों? ये सोचने वाली बात है ना। या वहां की महिलाएं यहाँ आ रही हैं तो बच्चे वहां के लिए पैदा कर रही हैं। विच एवर वे इट इज शेम ऑन यू इनफैक्ट। और साथ के साथ ये जो क्रैकडाउन हो रहा है और जो आज गोगोई के बारे में डिटेल्स निकल कर आई हैं, ऐसा लग रहा है कि भारत के अंदर कीड़े मकोड़े निकलना शुरू हो गए हैं, गटर का ढक्कन खुल गया है और सारी जगह डिसइंफेक्टेंट डाला जा रहा है अक्रॉस द कंट्री। एनआईए इज एक्टिव, रॉ इज ऑलरेडी पुटिंग इनपुट्स। जिस तरीके से क्रैकडाउन चल रहा है, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। बहुत सारी न्यूज आती रहेंगी और हम कवर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, वंदे मातरम। गायत्री जी, थैंक यू। थैंक यू सर।